with a lecture for today. सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. So if you can see the definition here, it studies economic problems at the level of economy as a whole. It studies economic problem. बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम्स ना हो इकोनॉमी के अंदर तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ना हो. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करता है और स्टडी करके उसके क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है. आई एम रिपीटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एक बार उस प्रॉब्लम्स को स्टडी कर ले तो उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सॉल्यूशंस को भी प्रपोज करता है. तो जो चीज हमें इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करने में हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. और जो चीज हमें इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को स्टडी करने में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of economy as a whole. And further it is written, it is concerned with the determination of aggregate output and general price level. देखो भाई, इकोनॉमी की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर मुझे उस प्रॉब्लम को एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन के अंदर क्लासिफाई करना पड़े तो दो हैं जी. एक तो एग्रीगेट आउटपुट, मतलब इकोनॉमी के अंदर कितना टोटल आउटपुट जनरेट होना चाहिए, और दूसरा जनरल प्राइस लेवल, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है वो किस प्राइस पे बिकना चाहिए. ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. इन दो प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने इस सब्जेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे देन यू विल बी डेवलप अ मच मोर क्लैरिटी इनटू इट. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करने में हेल्प करता है. और दो प्रॉब्लम की जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो कितना सामान बना है इकोनॉमी के अंदर, नंबर वन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, और जो सामान बना है वो कितने प्राइस के ऊपर बिक रहा है. ये दो चीजें हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा. देन यू हैव टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. अभी हमने बोला ना कि दो प्रॉब्लम्स है कि कितना सामान बना है, कितना सामान बनना चाहिए. आउटपुट, प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर हुई है. ना यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम. प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के अंदर हुई है, व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम. सो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी सिंपलिस्टिकली. प्रोडक्शन का सीधा सीधा रिलेशन डेवलपमेंट से है. किसी भी कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है ना, उस कंट्री को हम उतना ज्यादा डेवलप्ड मानते हैं. आगे चलकर हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. न्यूज में बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, जीडीपी. जब भी बजट आता है, जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करता है, द मेन फोकस ऑफ दैट बजट इज ऑलवेज टू इंक्रीज द जीडीपी. और जीडीपी और कुछ नहीं, वो प्रोडक्शन है. तो आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंसर्न ऑफ एवरी इकोनॉमी. कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, क्योंकि जितना आउटपुट हम ज्यादा जनरेट करेंगे ना, उसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए होंगे. लोग ज्यादा चाहिए होंगे मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, है कि नहीं. सारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और जो प्रोडक्शन हुई है वो बिक कितने की रही है, एट व्हाट प्राइस इट इज बीइंग सोल्ड. एंड होल मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व अराउंड दिस कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है और वो कितने की बिक रही है. प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. प्रोडक्शन अगर कम हो देन ऑल्सो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. ऑप्टिमम होनी चाहिए. आगे चल के हम इसको लिंक करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से. द सेकंड थिंग इज जनरल प्राइस लेवल. प्राइस लेवल कितने का बिक रहा है सामान. प्राइस अगर ज्यादा हो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको. प्राइस अगर कम हो देन ऑल्सो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, डिफ्लेशन बोलते हैं उसको. तो ये जो पूरी किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स की,
ये लिखी ही इसलिए हुई है कि ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि ना प्रोडक्शन ज्यादा हो ना प्रोडक्शन कम हो, ना प्राइस ज्यादा हो ना ही प्राइस कम हो। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, और एट ऑप्टिमम प्राइस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन हैज टू बी सोल्ड। सो दिस इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल टॉक अबाउट। ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा इन टर्म्स ऑफ कितना आउटपुट बन रहा है और वो आउटपुट कितनी प्राइस पे बिक रहा है। सारी प्रॉब्लम्स इसी से रिलेटेड हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। तो अगर हमने प्रोडक्शन की बात करी है, अगर हमने आउटपुट की बात करी है, तो आओ जरा देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ आउटपुट हैं, कितनी तरह की गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इकोनॉमी में। हमने बात करी ना प्रोडक्शन की, तो भाई ये हमारे पास आइटम्स है, लिस्ट है। सबसे पहले है फाइनल गुड। फाइनल गुड्स का मतलब है जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है और वो कंजम्पशन के लिए रेडी है। इफ एनी प्रोडक्ट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, इट इज फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे यू गो टू द मार्केट टू परचेज अ पैकेट ऑफ चिप्स, वो चिप्स का पैकेट कंजम्पशन के लिए रेडी है, इट इज फाइनल गुड। आइसक्रीम खाने गए मार्केट के अंदर, आइसक्रीम, इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, इट इज फाइनल गुड। जो भी सामान कंजम्पशन के लिए रेडी है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड बोलते हैं। मार्केट में फोन खरीदने के लिए गए, स्मार्टफोन, एनी काइंड ऑफ फोन, एनी काइंड ऑफ सेल फोन, इट इज रेडी फॉर कंजम्पशन, इट इज रेडी टू पुट इनटू यूज, दैट इज योर फाइनल गुड। जिसके अंदर और कोई प्रोडक्शन होनी बाकी नहीं है और कोई प्रोडक्शन का एलिमेंट ऐड होना बाकी नहीं है, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। ओके, देन यू हैव इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है जो गुड्स प्रोडक्शन के लिए यूज हो, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। नंबर वन, ओके, नंबर वन, गुड्स परचेज्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन दैट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अभी मैंने फाइनल गुड्स में चिप्स का एग्जांपल दिया, तो चिप्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड पोटैटो, वी नीड ऑयल, वी नीड प्लास्टिक फॉर द पर्पस ऑफ पैकेजिंग, फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग द फाइनल प्रोडक्ट। बहुत सारा सामान चाहिए भाई चिप्स को बनाने के लिए। तो जितना भी सामान चिप्स को बनाने में लगता है वो सारे तुम्हारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जब चिप्स बनाएंगे तो गैस लगेगी, गैस लगेगी, तो वो गैस भी तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स है। हालांकि फाइनल गुड का पार्ट नहीं है वो, बट इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी चीज फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। नंबर वन। नंबर टू, और नंबर वन, नंबर टू, और फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। कोई सामान खरीद के ऐसे का ऐसी बेच दिया, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई सामान खरीद के ऐसे का ऐसी बेच दिया तो वो सामान मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। वो सामान मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोथ्स तुम्हारे लिए फाइनल गुड्स हैं, लेकिन एक लेटेस्ट से होलसेलर है, उसने अलग अलग फैक्ट्री से कपड़े उठाए और वो किसी और को ऐसे के ऐसे कपड़े आगे बेच दिए, तो कपड़े उस होलसेलर के लिए क्या बन जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर दो डेफिनेशंस आती हैं, दो डेफिनेशंस। नंबर वन, जो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। नंबर टू, जो गुड्स रीसेलिंग के पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं, द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, दोज आर व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, देन यू हैव कंज्यूमर गुड्स। देखो, गुड्स जो कि एक कंज्यूमर यूज करे, दो क्लासेस हैं, एक बिजनेस क्लास, एक कंज्यूमर क्लास। ठीक है, एक बिजनेस क्लास, एक कंज्यूमर क्लास। बिजनेस क्लास को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास और कंज्यूमर क्लास। हम लोग कंज्यूमर हैं क्योंकि हम अगर कोई चीज खरीदेंगे उसको अपने यूज के लिए खरीदेंगे, जो भी चीज हम खरीदेंगे उसको अपने यूज के लिए खरीदेंगे। तो जो भी सामान एक कंज्यूमर खरीदता है, दोज आर कंज्यूमर गुड्स।
जो भी सामान एक कंज्यूमर खरीदता है, दोज आर कंज्यूमर गुड्स। अब तुम सोचोगे कि भाई कंज्यूमर गुड्स में और फाइनल गुड्स में क्या फर्क है? 90% ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स। भाई तुमने आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम फाइनल गुड्स भी है, आइसक्रीम कंज्यूमर गुड्स भी है। तुमने कार खरीदी, कार फाइनल गुड्स भी है, कार कंज्यूमर गुड्स भी है। लेकिन अगर तुम मार्केट से एक्ट टू पॉपकॉर्न खरीद लाए, वो तुम्हारे पास कंज्यूमर गुड है, अभी वो फाइनल गुड्स नहीं है। अभी उसमें प्रोडक्शन होंगी तो वो पॉपकॉर्न बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एक्ट टू पॉपकॉर्न अगर तुम लेकर आए हो, दोज आर कंज्यूमर गुड्स, अभी उसका फाइनल प्रोडक्ट बनना बाकी है। तो वो किसके अंदर आएंगे तुम्हारे पास? दोज एक्ट टू पॉपकॉर्न विल कम अंडर कंज्यूमर गुड। जो भी सामान कंज्यूमर ने खरीदा वो कंज्यूमर गुड्स है। मैक्सिमम कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है? और कंज्यूमर गुड्स चार तरह के हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो सामान सालों साल चलने वाला है, जो सामान सालों साल चलने वाला है उसको हम ड्यूरेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर पे पंखा लगाया, सालों साल पंखा चलेगा, वो ड्यूरेबल गुड्स है वो। मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूं, सालों साल चलना है ये लैपटॉप, ड्यूरेबल गुड्स है। गाड़ी खरीदी तुमने, सालों साल चलेगी गाड़ी, ड्यूरेबल गुड्स है। फिर एसी लगाया घर पे, एसी तुम्हारे पास ड्यूरेबल गुड्स है। जो भी सामान सालों साल चलने वाला है, टीवी, टीवी लगाया घर पे, ड्यूरेबल गुड्स है। सालों साल चलने वाले सामान को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। देन यू हैव सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो सामान एक साल तक चलेगा, एक साल या उससे कम, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। कपड़े, अब ऐसे तो है नहीं कपड़े 10 साल 20 साल चलाने वाले हो तुम, नहीं। क्रॉकरी का सामान है, इन सबकी एक लाइफ होती है। सो दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ साल होगी या फिर साल से थोड़ी सी ज्यादा होगी। दोज आर योर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है? देन यू हैव योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जिसको तुम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, देन यू कैन नॉट यूज इट अगेन। जितने भी ईटेबल्स है, ऑल आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। टूथपेस्ट नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, एक बार जो पोर्शन टूथपेस्ट का यूज कर लिया, यू कैन नॉट यूज इट अगेन। यस और नो? सो टूथपेस्ट इज योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो जिनका बड़ा ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, एक बार यूज करा खत्म, इट कैन नॉट बी यूज अगेन, नॉन ड्यूरेबल। देन यू हैव सर्विसेज। सर्विसेज वो प्रोडक्ट हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट इनटेंजिबल इन नेचर है, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। एनी प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी सीम्ड एंड टच्ड, द प्रोडक्ट विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज टर्म्ड एज सर्विस। एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास गए अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर हमें मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मेडिकल सर्विस इट कैन नॉट बी सीम्ड, इट कैन नॉट बी टच्ड। वो मेडिकल सर्विस को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अनदर एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल रेलवे सर्विसेज। तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रेवल करने जा रहे हो, वो ट्रेवलिंग एक एक्सपीरियंस होता है। दैट experience of traveling, it cannot be seen and it cannot be touched. It is a service. Service is provided by the chartered accountant, service is provided by the lawyer, teaching services, ये सारी experiential products हैं, इनको हम छू और देख नहीं सकते। तो any item which cannot be seen or which cannot be touched, that particular product is called service. तो ये जो consumer goods है, इनकी ये चार गुड्स के अंदर बाइफर्केशन है. मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. And since this is the first chapter, what we will be doing in this chapter, we will be covering certain basic terms which we must be aware of before getting deep into the various principles of macroeconomics.
ये सारी टर्म्स आगे चल के यूज करने वाला हूँ, न्यू कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, तो वहां पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। सो मेक श्योर कि पहले से यू आर वेल इक्विप्ड विद द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, ताकि जब हम इन छोटी छोटी टर्म्स को कोई बड़ा कंसेप्ट समझने के लिए यूज करें तो हम इन छोटी छोटी टर्म्स के अंदर कंफ्यूज ना हो, और जो भी बड़ा कॉन्सेप्ट हमें आगे चल के समझना है, इट शुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फाइन। देन यू हैव कैपिटल गुड्स। बड़ी सिंपल सी बात है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो अदर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करें। पंखा, तुम्हारे पास गुड्स हैं, पंखा बनाने वाली मशीन पास क्या है, कैपिटल गुड्स है। नो नो, प्रोड्यूसर गुड्स आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर या तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की बात करते हैं। 10% ऑफ फाइनल गुड्स आर नॉट बिजनेस गुड्स। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब था जब मैंने बोला कि 90% ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, 90% ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स का मतलब है कि कुछ 10% फाइनल गुड्स, सॉरी, कुछ 10% कंज्यूमर गुड्स ऐसे हैं जो हो सकता फाइनल ना हो, ठीक है। जब मैंने बोला कि 90% ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, तो इसका मतलब है कि 10% कुछ कंज्यूमर गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी फाइनल नहीं है। एग्जाम्पल मैंने एक्ट 2 पॉपकॉर्न का दिया कि अभी उसमें प्रोडक्शन होनी बाकी है। जब वो पॉपकॉर्न बन के आएगा, हाँ, जो पॉपकॉर्न बन के आएगा तब वो फाइनल बनेगा। मैगी, वो कंज्यूमर गुड है अभी, लेकिन वो फाइनल नहीं बना। when it will be cooked and when it will be ready to use, then it is final good। ये जितने भी सूप चल रहे हैं मार्केट के अंदर, रेडी टू कुक सूप चल रहे हैं, ये एमटीआर के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, इडली हो गया, ढोकला हो गया, ये सारे तुम्हारे कंज्यूमर गुड्स हैं। ये अभी फाइनल नहीं है। फाइनल ये तब होंगे जब तुम इनको बनाकर एकदम ये कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। अगर और भी कोई डाउट होता है, जस्ट थ्रो दैट डाउट इन द चैट बॉक्स, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। फाइन। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर कैपिटल गुड्स। ये सारी, आज की सारी क्लास अलग अलग टर्म्स के मतलब को डेडिकेटेड है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब है जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करे, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब तुम सोचोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या कैपिटल गुड्स हैं सर? क्यों, इंटरमीडिएट गुड्स भी तो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बार बार यूज होते हैं। इंटरमीडिएट्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक बार यूज होते हैं। बात सुनना मेरी ध्यान से। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो बार बार यूज हो रहा है। पंखा, चलो चिप्स का एग्जांपल लेते हैं, चिप्स के पैकेट का। आलू जो है उसके अंदर, जो आलू का पीस है उसने सिर्फ एक बार यूज होना है, देन इट इज फिनिश्ड, इज इंटरमीडिएट गुड्स। बट द मशीन विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर चिप्स, वो कैपिटल गुड्स है, वो बार बार यूज होनी है। बिल्कुल। गैस स्टोव बिल्कुल ठीक एग्जांपल है, जो गैस स्टोव उसके अंदर यूज होना है, ठीक है, जिस कढ़ाई के अंदर चिप्स बनेंगे, वो कढ़ाई भी तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करें और बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज हो, दोज आर कैपिटल गुड्स। तो अगर मुझे इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताना हो, जो हमने बचपन याद है अपना, जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे, हमने फिक्स्ड एसेट पढ़ा था, वो फिक्स्ड एसेट मेरे पास कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट मेरे पास क्या है, कैपिटल गुड्स है। मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे मेरे पास कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि बिकॉज दे विल हैव देयर रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर? फिर थोड़ा सा हमें ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें समझना पड़ेगा डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन का मतलब है कि लोगों की डिमांड जीरो हो चुकी है, लोगों की डिमांड जीरो हो चुकी है। लोग मार्केट में जाके सामान खरीद ही नहीं रहे हैं, पैसे ही नहीं उनके पास, कहां से खरीदेंगे, डिप्रेशन आ गया। तो मैंने बताया ना अभी शुरू में, इकोनॉमी की दो ही प्रॉब्लम है मेन, कितना सामान बना, कितना सामान बना और वो कितने का बिका। अब मुझे बताओ, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या वो सामान बना पाएंगे?
नहीं। सामान बना नहीं पाएंगे तो क्या वो सामान बिकेगा? बना ही नहीं तो बिकेगा कहां से? बिकेगा ही नहीं। इस सिचुएशन को, जब लोगों की डिमांड जीरो हो जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। रिपीट करूं मैं? जब लोगों की डिमांड बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या है डिप्रेशन का? किसी तरह हिम्मत करके प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी तरह क्या करना पड़ेगा? हिम्मत करके प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करोगे ना, प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, पैसे देने पड़ेंगे उनको। और जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा, क्या वो डिमांड करेंगे? हाँ कि ना? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, यस और नो। जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा, क्या वो डिमांड करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। जब लोग डिमांड करेंगे तो क्या वो पैसा फिर से बिजनेसमैन के पास चला जाएगा? यस और नो, क्विकली इन द चैट बॉक्स। लोगों ने डिमांड करी, सामान खरीदा, तो वो पैसा क्या फिर से बिजनेसमैन के पास चला गया? चला जाएगा वो पैसा। बिजनेसमैन उस पैसे से क्या करेगा? दोबारा प्रोडक्शन करेगा, और धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। ये जो मैंने बोला ना अभी, कि प्रोडक्शन करनी पड़ेगी मन मार के, पैसे नहीं है लेकिन करो प्रोडक्शन, पैसा दो लोगों को, इसी को हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, और उसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई पैसा ना सर्कल में घूमता है। बिजनेसमैन ने पैसा दिया एम्प्लॉयज को, और वही एम्प्लॉयज ने पैसा दोबारा बिजनेसमैन को सामान खरीदने के लिए दे दिया, इस एग्जाम्पल के अंदर। तो क्या ये पैसा सर्कल में नहीं घूम गया? इसी को हम आगे जाके बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तभी मैंने बोला सारी कहानी प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो इतनी बड़ी किताब हम पढ़ रहे हैं ना, और अगर आगे जाके तुम एमए इन इकोनॉमिक्स करते हो, वहां पे तो इकोनॉमिक्स की पूरी जड़ तक जाएंगे लोग। सारा रोड़ा ही प्रोडक्शन का है, और वो प्रोडक्शन किस प्राइस पे बिक रही है, सारा इसका है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैज ड्रास्टिकली फॉल। और ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ था 1929 से 1933 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इन दिस पीरियड there was huge fall in the levels of output and employment in the countries of Europe and North America. तो बेसिकली अमेरिका और यूरोप के अंदर ये ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ा था। तो टाइम पीरियड हमने याद रखना है, और हमने याद रखने की डिप्रेशन होता क्यों है, क्योंकि आगे जाके अगर मैं डिप्रेशन टर्म यूज करता हूं ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, वो अलग चीज है, ये इकोनॉमिकल डिप्रेशन है। ठीक है, इट इज मूव फर्दर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, देखो, रीजन कभी मैं डिटेल में क्लास के अंदर वैसे जाऊंगा। ठीक है, अभी आई नीड टू स्टिक टू द टॉपिक। हमें बस पता होना चाहिए डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। रीजन जो एक्चुअल में, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी थी अमेरिका और यूरोप की। क्योंकि तुम्हें पता होगा अमेरिका और यूरोप का कल्चर जो है वो स्पेंडिंग का है। उनको वीकली इनकम मिलती है, हमको जैसे यहाँ पे मंथली इनकम मिलती है ना। उन्होंने मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे जो भी पैसा कमाया उन्होंने वो सारा का सारा स्पेंड कर देना है। ठीक है, वन ऑफ द रीजन। और भी रीजन थे। तो हमारे यहाँ पे तो सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है बचपन से, कि अगर पैसे आए हैं तो पहले सेव कर लो। वहां पे क्योंकि सेविंग का कल्चर इतना प्रमोटेड नहीं था, उसकी वजह से बैंक्स की वहां पे बहुत बुरी हालत हो गई थी। अगर मैं डिप्रेशन पूरा समझाऊंगा भी ना, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके। बैंक्स वहां पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, लोगों का कल्चर स्पेंडिंग का था, सेविंग्स बिल्कुल नहीं थे, जिससे वो अपनी उस सिचुएशन के साथ कोप अप कर सके। जब पैसे ना हो हमारे पास, जब जॉब ना हो, प्रोडक्शन अगर गिरती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होती है। तो बहुत सारे रीजंस थे। वो रीजंस ज्यादा अच्छे से समझ तब आएंगे जब एक बार मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ा दूंगा। फिर समझोगे तुम कि कैसे पहले रिसेशन आया, फिर रिसेशन के बाद डिप्रेशन आया, कौन कौन से साइकिल्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो बेसिक रीजन उनका यही था कि बैंक्स, जो बैंकिंग सिस्टम था ना, वो फॉल कर गया था।
अब बैंकिंग सिस्टम फॉल कैसे करता है, आगे जाके बैंक्स वाला चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है डिप्रेशन की। एक बार जब सिलेबस खत्म हुए तो मुझे याद दिलाना, मैं डिस्कस करूंगा पूरी। ठीक है, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। देखो, जेब से पैसा दो रीजंस की वजह से निकलता है। ठीक है, हमारी जेब से जो पैसा निकल रहा है ना, वो दो कारणों से निकलेगा। पहला कारण तो है कि भाई खर्चा करना है, चिप्स के पैकेट खरीदने हैं, ठीक है, कंजम्पशन करनी है। दूसरा रीजन है जेब से पैसा निकलता और पैसे कमाने के लिए। तो अगर तो तुमने जेब से पैसा खर्चे के लिए निकाला है, दैट इज एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर तुमने जेब से पैसा और पैसे कमाने के लिए निकाला, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तुम मार्केट गए, तुमने मार्केट जाके 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली घूमने फिरने के लिए, ठीक है, इधर उधर जाने के लिए, गेड़ी मारने के लिए। तो वो गाड़ी तुम्हारे पास क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी। कौन सा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसी 50 लाख के तुमने शेयर खरीद लिए, सुनना मेरी बात ध्यान से, उसी 50 लाख के तुमने शेयर खरीद लिए, वो शेयर तुमने क्यों खरीदे हैं, क्योंकि तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे 50 लाख की वैल्यू बढ़ जाए। यही रीजन हो सकता है शेयर खरीदने का, कि तुम्हारी 50 लाख की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो अगर तुम्हारी जेब से पैसा पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए निकलता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तुम्हारी जेब से पैसा कंजम्पशन करने के लिए निकलता है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम्हारी जेब से पैसा पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए निकलता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बड़ी ही सुंदर डेफिनेशन यहां पे लिख के दी है मैंने तुम्हें। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। बहुत बढ़िया चीज है, समझे इसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या होता है भाई, 11वीं में पढ़ा था हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। यस, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। याद है, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ऐसा है, अगर 11वीं याद हो तो हम एंट्री करते थे कैश टू कैपिटल। जो कैश या फिर जो कोई और भी चीज, जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ, पैसा बनाना। पैसा बनाना, पैसा बनाना। बिजनेस में पैसा क्यों लगाया जाता है, ताकि हम और पैसा बना सके। और बिजनेस में पैसा लगाना इज इन्वेस्टमेंट। तुमने घूमने फिरने के लिए गाड़ी खरीदी, भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, तुमने गाड़ी खरीद ली ताकि तुम उसकी उसको एज अ टैक्सी यूज करो, उससे और पैसे कमाओ, तब वही गाड़ी तुम्हारी क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाना इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो बड़े ही अच्छी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। भी पैसे बनाने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसेस दैट इंक्रीजेस स्टॉक ऑफ कैपिटल। कोई भी ऐसा काम जिससे मेरे कैपिटल का स्टॉक बढ़े। पहले 10 लाख थे, 15 लाख हो गए, कैपिटल के अंदर 5 लाख का स्टॉक ऐड हो गया। तो पैसे बनाने को या फिर पैसे के स्टॉक को इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई होप द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्लियर। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है जी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो हमने बचपन में दो तरह के एसेट पढ़े थे, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, मुझे पहले बताओ एसेट क्या होता है, याद है? हल्का सा +1 रिवाइज करा दे हम जरा। एसेट का मतलब क्या होता है? 99% चांसेस है याद ही नहीं होगा कि एसेट क्या होता है। तो आज मैं बता देता हूं, और याद रखना है इसको कि एसेट होता क्या है। एसेट का मतलब है कोई भी ऐसा खर्चा जो कल हमें पैसे कमाने में हेल्प करेगा। आज खर्चा कर रहे हो, लेकिन वही सेम खर्चा कल पैसे कमाने में हेल्प करे, उस खर्चे को हम एसेट बोलते हैं।
सुना मेरी बात ध्यान से? एनी एक्सपेंडिचर मेड ऑन एन आइटम एंड दैट एक्सपेंडिचर will help me to earn money in future, then that particular expenditure is asset. Any expenditure made on a particular item with the expectation that this will help me to earn money in future, that is asset. भाई तुमने बिल्डिंग बनाई, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फैक्ट्री बनाई, एसेट है. मशीन खरीदी, एसेट है. अपनी फैक्ट्री में पंखा लगाया, ऑफिस में पंखा लगाया, एसेट है. क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें कल को पैसे कमाने में हेल्प करेगी, कल को बिजनेस करने में हेल्प करेगी. तो कोई भी अगर आज खर्चा किया है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कल को वो पैसे कमाने हेल्प करे, तो आज जो खर्चा किया वो एसेट है तुम्हारा. आई होप मीनिंग क्लियर है एसेट का. अभी जो तुम खर्चा करते हो ना आज, ये दो तरह के खर्चे हैं. एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है ये इन्वेंट्री. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो अगर तुमने इन्वेस्टमेंट करी फिक्स्ड एसेट में, अच्छा ये लिखा हो यहाँ पे, अगर तुमने इन्वेस्टमेंट करी किस में? फिक्स्ड एसेट में, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जो बहुत सालों साल यूज होगा तुम्हारे बिजनेस में. बिल्डिंग है, बिल्डिंग 50 साल 100 साल यूज होने वाली तुम्हारे बिजनेस के लिए. एसी है, एसी भी कम से कम 10-15 साल यूज होगा. मशीनरी सालों साल यूज होगी, फर्नीचर सालों साल यूज होगा. तो ये सारे तुम्हारे फिक्स्ड एसेट है जो फिक्स हो गए. जब भी तुम अपने बिजनेस की बिल्डिंग में एंटर करोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें अपने आसपास दिखेंगी, हमेशा दिखेंगी, दिखती रहेंगी. वो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स हो गए तुम्हारे बिजनेस में. दूसरे होते हैं करंट एसेट. करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के अंदर अंदर ना कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. रॉ मटेरियल करंट एसेट है अभी तुम्हारा. क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है अभी तुम्हारा. ठीक है. डेटर्स, तुमने उधार पे सामान बेचा किसी को, वो डेटर बन जाता है, वो तुम्हारा करंट एसेट है. 2-3 महीने बाद दे देगा पैसे तुम्हें. किसी भी डेटर से 2-3 महीने से ज्यादा का उधार होता नहीं है. कोई कर रहा है तो वो बेवकूफ है. 3 महीने मैक्सिमम एक नॉर्मल ट्रेंड है हर बिजनेस में. 3 महीने मैक्सिमम को उधार रखेंगे, 3 महीने बाद पैसा वापस कर दियो. तो 3 महीने में वो डेटर तुम्हें कैश लाकर दे देगा. डेटर तुम्हारा करंट एसेट है. तो कोई भी एसेट जो तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश कमा कर दे दे, दैट इज करंट एसेट. और अगर तुमने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी. तो ये है इन्वेस्टमेंट, दो तरह की है. द नेक्स्ट थिंग इज डेप्रिसिएशन. तो पता होगा ये मैं क्यों कर रहा हूं. ये सारी टर्म्स यूज होने वाली हैं आगे. एक टर्म का दूसरी टर्म से हो सकता है लेना देना ना हो. ये कोई कहानी नहीं है. आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो कहानी की फॉर्म में होंगे. पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. पहला चैप्टर कहानी नहीं है. तो हो सकता है तुम्हारा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ना बने, बट मेक श्योर दैट अटेंशन लेवल तुमने अपनी प्रॉपर बनाकर इसके अंदर रखनी है, ताकि ये टर्म्स जब आगे यूज हो तो वो बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए. अब जो टर्म है वो डेप्रिसिएशन है. देखो ऐसा है, आज तुमने एक्टिवा खरीदा 80,000 रुपए का, लेट अस से. 1 साल एक्टिवा चलाया. अब 1 साल बाद तुम उसको मार्केट में बेचने जा रहे हो. तो क्या वो 80,000 का बिकेगा, कि उससे ज्यादा का बिकेगा, कि उससे कम का बिकेगा? बताओ भी चैट बॉक्स में फटाफट. 80 का बिकेगा, ज्यादा का बिकेगा, कि कम का बिकेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कम का बिकेगा. लेटर से कि भाई 50 का बिक रहा है. 80 की जो तुमने चीज खरीदी उसकी वैल्यू कितनी हो गई अब मार्केट में? 50. तो ये 30,000 रुपए जो कम हुई है ना वैल्यू, इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं. डेप्रीसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा. बस डेप्रीसिएशन क्या? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली सिमिलरली अगर तुमने कोई ऐसा एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू कल को मार्केट में बढ़ जाए, तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं. तुमने एक जमीन खरीदी गांव में, सस्ती मिल रही थी. गांव में जमीन सस्ती है, जमीन खरीद ली गांव में. 20 साल बाद
उस गांव के अंदर होगी डेवलपमेंट, वहां पे एक बड़ा सा मॉल बन गया, बड़े बड़े हाईवेज बन गए, अच्छी अच्छी शॉप्स खुल गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गई, मूवीज की शूटिंग होनी शुरू हो गई वहां पे। तो अब मुझे बताओ जरा कि तुम्हारी जमीन की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? द प्राइस ऑफ योर लैंड, वेदर इट विल इंक्रीज और वेदर इट विल डिक्रीज? इट विल इंक्रीज। यस, गुड, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है तुम्हारे एसेट की, इसको हम क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन बोलेंगे। सो डेप्रिसिएशन is reduction in value of asset over the period of time. Appreciation is increase in value of asset over the period of time. हमारे लिए एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से हम नेगेटिव रहेंगे, हमारे लिए डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन को हम इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे, डेप्रिसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर किसी चीज की वैल्यू गिर रही है तो उसको हमें देखना है और उसके रीजंस देखने हैं क्या है। तो भाई डेप्रिसिएशन के जो रीजन है वो तीन होते हैं। एक तो है भी नॉर्मल वियर एंड टियर, कि भाई अगर एक्टिवा चल रहा है तो साल में उसका टायर तो घिसेगा ही घिसेगा, नॉर्मल वियर एंड टियर है भाई। ठीक है, इधर उधर ठुक जाएगी एक्टिवा तो स्क्रैच स्क्रूच भी, डेंट डुंट भी उसके अंदर पड़ी जाएंगे। तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है। इंजन चलेगा तो इंजन के पार्ट्स आपस में तो घिसेंगे ही ना, नॉर्मल वियर एंड टियर है, इसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, इसी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इधर उधर ठुक जाएगी एक्टिवा तो स्क्रैचेस और डेंट पड़ने के चांसेस उसमें है। तो अगर कोई जो नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है। एक्सपेक्टेड और फोर्स इन ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब है कि भाई कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे Note 3, सैमसंग Note 3 आया था मार्केट में, 55,000 का था। इट इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव फोन। सैमसंग Note 3 55,000 का, 3G था, 4G आ गया मार्केट में, वही 55,000 का फोन, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, 5,000 का मिल रहा था सेकेंड हैंड। लेकिन अगर 4G ना आया होता, 55 का जा सकते कितने, 20, 25, 30 का तो बिक ही जाना था। बहुत बढ़िया फोन है, आज भी है मेरे पास, बहुत जबरदस्त फोन है सैमसंग Note 3। बस 4G की आने की वजह से, क्योंकि पुरानी हो गई वो टेक्नोलॉजी 3G वाली, उस फोन की प्राइस बहुत बुरी तरह गिर गई। तो अगर कभी कभी तुम्हारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, जैसे एक्टिवा आजकल कौन सी 5G आ गई है कि 4G है, एक्टिवा में भी जनरेशन आ गई है ना आगे, तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली एक्टिवा सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी, तो उनकी प्राइसेस गिर जाएंगी, बहुत ही सस्ते में मार्केट के अंदर बिकेंगी वो। तो टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से भी प्राइसेस गिरती हैं, और अगर टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से प्राइस गिर रही है, जितनी भी गिरी है डेप्रिसिएशन है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। भी देखो, डेप्रिसिएशन है तो नुकसान, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होनी है, भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होनी है। बिल्डिंग, लैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लैंड एप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग की वैल्यू कम होनी है, उसको रेनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके लिपा पोते की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी इन चीजों को। तो भाई तुम अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करना शुरू कर दो ना, डेप्रिसिएशन खर्चे को मीट करने के लिए करना शुरू कर दो, क्या नुकसान है? तो डेप्रिसिएशन के खर्चे को मीट करने के लिए जो पैसा थोड़ा थोड़ा अलग आज करके रखते हो, डेप्रिसिएशन के खर्चे को मीट करने के लिए जो पैसा थोड़ा थोड़ा आज अलग करके रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। क्लियर है जी? कोई डाउट? आगे, द नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब होता है कि मेरे कैपिटल एसेट का कोई नुकसान हो गया, और वो नुकसान तब हुआ जब मैं उसको यूज नहीं कर रहा था। बात सुना मेरे ध्यान से? कैपिटल लॉस का मतलब है कि मेरे कैपिटल एसेट को कोई नुकसान हो गया, और वो नुकसान उसको तब हुआ व्हेन इट वाज नॉट इन यूज। एग्जाम्पल, तुम अपना बिजनेस करके बढ़िया प्रोडक्शन प्रोडक्शन करके फैक्ट्री को ताला लगाए घर गए, घर गए भूकंप आ गया, फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई,
मशीन के ऊपर। और भाई वो मशीन अब यूज थोड़ी हो रही थी उस टाइम पे। वो भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, उसके ऊपर मशीनें खराब, बिल्डिंग खराब। ये कैपिटल लॉस है। व्हेन कैपिटल एसेट वाज नॉट इन यूज एंड इट सफर्ड एनी लॉस, दैट इज कैपिटल लॉस। प्रोडक्शन करते टाइम अगर कोई इसके अंदर खराबी आती है, उसको हम रिपेयर मेंटेनेंस बोलते हैं, या फिर उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन व्हेन एनी एसेट वाज नॉट पुट टू यूज, उस टाइम पे जो उसको नुकसान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं। सो कैपिटल लॉस रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दे आर नॉट इन यूज। ठीक है, एक बार पढ़ो जरा इसको। हाँ जी, पढ़ लिया इसको, क्लियर है? चलो, अगला टॉपिक है हमारे पास करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीन चीजें हैं इसमें, तीन वर्ड है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पहला वर्ड है करंट। करंट का मतलब है प्रेजेंट टाइम। करंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट टाइम। अगला वर्ड है रिप्लेसमेंट। क्या वर्ड है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग एसेट को फेंक कर नया एसेट ले आओ। रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग चीज को हटाकर नई चीज ले आने को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कॉस्ट, आखिरी वर्ड क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। क्या मतलब होता है कॉस्ट का? खर्चा। तो भाई आज, करंट का मतलब आज अगर मुझे अपना कोई एसेट रिप्लेस करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसको हम बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज एसेट को रिप्लेस करने में कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग एसेट। किसको रिप्लेस करना है? एग्जिस्टिंग एसेट बाय न्यू वन एट टूडेज और करंट प्राइस। ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट को नई एसेट से रिप्लेस करना है प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर, दैट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन यू हैव over the period of time our existing asset wear out or become obsolete with the advancement of technology, hence same is to be replaced by the new asset। कहता टाइम के साथ साथ ना हमारा एसेट पुराना हो जाता है, तो उसको नए एसेट से रिप्लेस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बहुत जरूरी है। नाउ when the new asset is acquired, it is done at today's market price और current price। भाई मैं जब भी नया एसेट खरीदूंगा, उसको तो करंट प्राइस पे ही खरीदूंगा ना। सिंपल सी बात है, जब भी नया एसेट मैं खरीदूंगा उसको तो मैं करंट प्राइस पे ही खरीदूंगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं अपनी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एस्टिमेट कर लूं। तुम लोग टैक्सी चलाते हो, एग्जाम्पल, टैक्सी लेके आए, तो हमें पता होना चाहिए कि भी ये टैक्सी के एक दिन लाइफ खत्म हो जाएगी, तो फ्यूचर में टैक्सी रिप्लेस करनी है। ये टैक्सी फ्यूचर में कितने की रिप्लेस होगी, ये तुम्हें आज पता होना चाहिए। और कितने टाइम बाद रिप्लेस होगी, ये तुम्हें आज पता होना चाहिए। जब तुम इस चीज का एस्टिमेट शुरू से लेके चलते हो ना, तो रिप्लेस करने में आसानी होती है। शुरू से ही तुम फंड्स मेंटेन कर रहे हो, करंट रिप्लेसमेंट फंड बना रखा है तुमने, शुरू से ही तुमने मेंटेन किया है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू रिप्लेस योर कॉस्ट, टू रिप्लेस योर एसेट। तो बड़ी जरूरी चीज है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो बिजनेसेस इनिशियल स्टेज के ऊपर फेल होते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि ये इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारी चीजें हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत जरूरी है, डेप्रीसिएशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हारा पहले से ही ऐसा हिसाब किताब चल रहा है कि 20 साल बाद ये एसेट रिप्लेस होना ही होना है,
5 साल बाद मुझे अपनी बिल्डिंग की रेनोवेशन करानी है, हर 6 महीने बाद मशीनरी की सर्विस करनी है। तो ये सारे खर्चों की जो तैयारी है ना, प्रिपरेशन है, वो एडवांस में होनी जरूरी है। और एडवांस के अंदर प्रिपरेशन को ही बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द एस्टिमेशन कि व्हेन इन द फ्यूचर योर एग्जिस्टिंग एसेट विल बी रिप्लेस्ड, इट विल बी रिप्लेस्ड एट व्हाट प्राइस। क्या खर्चा आने वाला रिप्लेस करने में। अब तुमने अपने फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी इंस्टॉल करी, उस मशीनरी को रिप्लेस करने के अंदर खर्चे आएंगे। मशीनरी निकाल के बाहर भी तो फेंकनी है। इतनी भारी मशीनरी जब बाहर जाएगी फैक्ट्री से, उसको हटाने का भी तो खर्चा आएगा। वो सारे एस्टिमेट्स, एक एक चीज शुरू से हमने यहां पे रखनी है। दिस इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या मतलब होता है इन्वेंटरी का? क्लोजिंग स्टॉक। याद है 11वीं के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, वो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो सामान बिका नहीं। क्या मतलब है क्लोजिंग स्टॉक का? जो सामान बिका नहीं, साल का जब क्लोज हुआ वो स्टॉक पड़ा का पड़ा रह गया। एट द ईयर एंड, while you were closing your books of account, while you were closing your books of account, वो स्टॉक पड़ा का पड़ा रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंटरी, अनसोल्ड स्टॉक। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चीज है। समझेंगे इसको, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। एक काम करो, 1 मिनट का रेस्ट ले लो, जस्ट readjust the things, readjust the concepts that we have discussed so far। 1 मिनट का रेस्ट ले लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी भाई, चलो लेट अस रिज्यूम। स्टॉक एंड फ्लो, किसी भी चीज की मेजरमेंट अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होती है, अभी अभी कोई चीज कितनी है, अगर मैं पूछूं अभी कोई चीज कितनी है, दैट इज स्टॉक। अगर किसी चीज की मेजरमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो तुम क्या बोलोगे? कि भाई अभी मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं। क्या बोला मैंने? अभी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, अभी बोला ना। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम बोलोगे मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल, माई सैलरी इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। इसका मतलब मेरी एक महीने की सैलरी, एक महीने की सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए है। दिस इज फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं किसी चीज की मेजरमेंट करता हूं, दैट इज फ्लो। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं किसी चीज की मेजरमेंट करता हूं, दैट इज स्टॉक। एग्जाम्पल मैंने दिया, मनी इन द बैंक अकाउंट स्टॉक है। अभी कितने पैसे है वो बताऊंगा। 10 मिनट बाद पूछोगे
तब कितने पैसे हैं 10 मिनट बाद वो बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुमसे तुम्हारी सैलरी पूछी, तुम बताओगे मेरी 1 महीने की सैलरी इतनी है, या फिर मेरी 1 साल की सैलरी इतनी है। दैट इज फ्लो। क्लियर? सो स्टॉक refers to unsold goods at a particular point of time. Not only unsold goods, मैं ठीक कर देता हूं डेफिनेशन, any item which is measured at a particular point of time, at a particular point of time, that is stock. Or anything if it is measured over the period of time, that is flow. एग्जाम्पल के तौर पे वेल्थ, पूछो कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम, तो तुम्हारे नाम पे अभी कितनी प्रॉपर्टी है ये बताओगे ना। या फिर कुछ लोग होते हैं ना, भाई कितनी प्रॉपर्टी है, 10 साल पहले ना मेरे पास वो इतनी प्रॉपर्टी होती थी। ऐसे कौन, ऐसे थोड़ी बताते हैं, 10 साल पहले इतनी प्रॉपर्टी होती थी, पिछले महीने ना मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे। ओ भाई अब कितने हैं? When I want to measure the wealth of someone, I will measure at that particular point of time. Wealth is the concept of stock. On the other hand, इनकम फ्लो है मेरे पास। इनकम कितनी है बंदे की? भाई ये साल में 15 करोड़ कमा लेता है, साल में। इनकम साल में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में 15 करोड़, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पिछले साल मैंने 10 करोड़ कमा लिए, पिछले साल। अब ये सेंस बन रही है ना, पिछले साल 10 करोड़ कमा लिए, ये फ्लो है। So stock, if any concept, if the measurement of any concept is at a particular point of time, that is stock. If measurement of any concept is over the period of time, that is flow. Okay, so since it is a revisional lecture, I will not be getting into much more detail of it, but this is the thing. Then you have circular flow of income. क्या है भी तुम्हारे पास? Circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब इनकम घूम रही है सर्कल में। किसमें घूम रही है इनकम? सर्कल में घूम रही है। इनकम के सर्कल में घूमने को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास है फर्म। फर्म का मतलब सिंपल भाषा में बिजनेसमैन। एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई तुम बिजनेस करना चाहते हो, स्प्रिंग रोल मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना है तुमने। ट्रेंडिंग में आजकल काफी, people are consuming it at a very large scale. So if you can provide that particular product at प्राइस रेशियो क्वालिटी का अगर बढ़िया सा ब्लेंड तुम उसके अंदर बना सको, then definitely you can be successful in this particular business. So let us say that you want to produce what? Spring roll, momos, noodle, Manchurian, all these Chinese stuff. इसकी प्रोडक्शन करनी है, तो इसकी प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होंगी? कुछ सर्विसेज चाहिए होंगी, हाँ कि ना? क्या ऐसी हवा में प्रोडक्शन हो जाएगी? मंत्र पड़ा प्रोडक्शन होगी? इसकी प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें कुछ सर्विसेज चाहिए होंगी। क्या क्या सर्विसेज चाहिए तुम्हें? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या क्या सर्विसेज चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विसेज चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कहां से मिलेगी? लैंड कहां से मिलेगी बताओ मुझे। किसी की दुकान के बाहर थोड़ी जगह पड़ी है, तुमने उसको बोला कि भाई ये दुकान की जगह मुझे यूज करनी है, यहाँ पे मुझे अपना स्टॉल लगाना है, तो बदले में किराया ले लियो तू, तो लैंड ओनर के पास से तुम्हें लैंड मिलेगी। ठीक है, लैंड ओनर के पास से लैंड मिलेगी। फिर तुम्हें चाहिए लेबर, तुम लेबर चौक से किसी बंदे को पकड़ के लाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये हेल्पर, मुझे एक ऐसे हेल्पर यहाँ पे बंदा चाहिए, मेरी हेल्प कराइए, यहाँ पे जो जो काम बोलो करियो। लेबर भी आ गया तुम्हें। कैपिटल, पैसा, पैसा या तो अपना खुद का लगाओगे या तो बैंक से लोगे। बैंक से पैसा लिया तो पैसे का ओनर कौन? बैंक। एंटरप्रेन्योर तुम खुद हुई, तो तुम्हें सोसाइटी में से जाके लैंड का इंतजाम करना पड़ेगा, लेबर का इंतजाम करना पड़ेगा, कैपिटल का इंतजाम करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर तो तुम खुद हो, तुम भी तो सोसाइटी में से निकले हो। तो तुम्हें सोसाइटी से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, जिसको यूज करके तुम क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे अपने प्रोडक्ट की, हाँ कि ना? इतनी कहानी क्लियर है।
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तुमने सोसाइटी से लिए। सोसाइटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड। ठीक है, सोसाइटी ने तुम्हें क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लैंड फ्री में मिलेगी? लेबर फ्री में मिलेगा? कैपिटल फ्री में मिलेगी? एंटरप्रेन्योर फ्री में मिलेगा? बदले में कुछ तो दोगे। तो लैंड को क्या दोगे मुझे बताओ? रेंट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। कैपिटल, जो पैसे का इंतजाम किया बैंक से तुमने, बैंक वालों को बदले में क्या दोगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या रखेगा? प्रॉफिट। तो तुमने जो सोसाइटी से चीजें ली, बदले में सोसाइटी को पैसे दिए इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या क्या दिया तुमने? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, मुझे ध्यान से बताना, तुमने बदले में पैसे दिए, अभी पैसे किसके पास है? जितनी कहानी मैंने अभी तक सुनाई, अभी पैसे किसके पास है? किसके पास है पैसे? फर्म की, हाउस होल्ड? जल्दी बताओ। हाउस होल्ड के पास है पैसे। फर्म से हाउस होल्ड के पास चले गए। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए भाई। अब लोग आएंगे, सोसाइटी से लोग आएंगे, तुम्हारे स्प्रिंग रोल मोमोज खाएंगे। पैसे आ गए ना, पैसे खर्चने भी तो है। सोसाइटी से लोग आएंगे, तुम्हारे स्प्रिंग रोल मोमोज खाएंगे, तो वो क्या करें? खर्चा करेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने पे। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। खर्चा किया, उन्होंने तुमसे तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदा, तो वो पैसे दोबारा किसके पास आ गए? किसके पास आ गए? फर्म के पास दोबारा आ गए। तो तुम्हें जैसे ही पैसे मिले, ये लो भाई, पैसे दे देते हैं, एक बार रुको। तुम्हें जैसे ही ये पैसे मिले, तुमने ये जो स्प्रिंग रोल मोमोज बनाए थे, किसको दे दिए? हाउस होल्ड को दे दिए। ये देखो, ये आ गया यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास चले गए? हाउस होल्ड के पास चले गए। और तुम, ये पैसा घूम फिर के कहाँ आ गया दोबारा? फर्म के पास आ गया। फर्म से ही निकला, फर्म से ही निकला और फर्म के पास ही आ गया। कहानी समझ आई? हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? यस, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस। अगर और डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए ना, यूट्यूब के ऊपर मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ठीक है, इसका लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से देख लेना उसको। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो है। फॉर द टाइम बिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस जहां से पैसा पैदा हुआ, घूम फिर के पैसा वहीं पे आ गया, और वो दोबारा से हाउस होल्ड के पास चला जाएगा, दोबारा से फर्म के पास आ जाएगा, चलता ही रहेगा सर्कल में। सो फ्लो ऑफ इनकम इनटू सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो चार तरह के हैं: रियल मनी इंजेक्शन लीकेजेस। रियल मनी इंजेक्शन लीकेजेस। रियल फ्लो का मतलब है, अगर मैं फ्लो की मेजरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की उसमें करता हूं, रियल फ्लो है। लेकिन अगर मैं उसी फ्लो को मेजर पैसों के उसमें करता हूं, वो तुम्हारे पास क्या है? मनी फ्लो है। इंजेक्शंस का मतलब है इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना, इंजेक्शन। लीकेज का मतलब है इकोनॉमी से पैसा निकाल लेना। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 1,000 रुपए कमाए। ओ, छोटा एग्जाम्पल नहीं देना कभी भी। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 10 करोड़ रुपए कमाए। 10 करोड़ में से तुमने 6 करोड़ खर्च दिए, 4 करोड़ सेव करके रख लिए। तो जो पैसा तुमने खर्चा है ना, 6 करोड़ खर्चे हैं, वो पैसा तुमने इंजेक्ट किया इकोनॉमी के अंदर। वो पैसा क्या किया? इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किया। लेकिन जो तुमने सेव करके रख लिए, वो लीकेजेस है, वो तुमने इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, जो तिजोरी में बंद करके पैसा रख लिया, दैट इज लीकेजेस, दैट इज विड्रॉल। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन सेक्टर होता है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। प्रोडक्शन सेक्टर मतलब यहाँ पे बिजनेस क्लास की बात हो रही है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब यहाँ पे कंज्यूमर क्लास की बात हो रही है, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको गवर्न करने का काम करता है, इनकी देखरेख करने का काम करता है।
इनका बिहेवियर कैसा होगा, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, जो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन ये सारा तामझाम इनका देखेगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है हमारी इकोनॉमी को छोड़ के बाकी देशों की इकोनॉमी, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमी के अंदर ये 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं 4 सेक्टर्स के अंदर पैसा घूमता रहता है सर्कल में, इन्हीं 4 सेक्टर्स में। ठीक है जी। विद दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत मजा आने वाला चैप्टर से। अब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब खुल रही है। आज हमने सिर्फ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब थोड़ी ना कहानियां शुरू होंगी, और जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे ना, ये कहानियां और कॉन्क्रीट होती रहेंगी और हर एक कहानी पिछली कहानी से लिंक्ड होगी। So make sure you are not missing any of the lecture. Go through the syllabus. If you want me to cover any particular topic in bit detail, just inform me. आज के लिए इतना ही बहुत है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं, मंडे को मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके, एनी डाउट इन टुडेज चैप्टर? यस, क्विकली रिप्लाई इन द chat box. रिसेशन का मतलब क्या है? देखो, जब मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉल होती है ना, उसको मैं रिसेशन बोलता हूं। लेकिन अगर मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, उसको मैं डिप्रेशन बोलता हूं। तो डिप्रेशन रिसेशन का बड़ा भाई है, समझ लो। इट इज द वर्स्ट स्टेट देन रिसेशन। प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉल होनी शुरू हुई, जॉब लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन हाँ नौकरियां चली गई हैं, सारी रिसेशन है। लोगों के पास पैसा ही खत्म हो गया, नौकरी तो गई गई, थोड़ी बहुत सेविंग्स तो होती हैं, ठीक है, सेवा का काम चलता है, खाना खुना तो मिल ही जाता है, भाई अब खाने को भी पैसा नहीं है, वो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन रिसेशन से भी ज्यादा बुरी हालत को बोलते हैं। फॉल इन प्रोडक्शन लेवल इज रिसेशन, ड्रास्टिक फॉल इन प्रोडक्शन लेवल, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। क्लियर? एनी अदर डाउट, एनी अदर पॉइंट? चलो तो फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, ठीक है।